मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ये जो कंप्लीट कोर्स टाइटल है बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो क्यों लेंदी है? क्योंकि हमें सबसे पहले मैन्योर के बारे में अच्छे से बात करनी है, फिर फर्टिलाइजर्स के बारे में अच्छे से बात करनी है, और उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में भी बात करनी है। एक माइंड मेकअप करना चाहूँगा, पहले ही बताना चाहूँगा कि मैन्योर्स क्या हैं, फिर उसके क्या अलग अलग टाइप्स हैं ये पढ़ेंगे। टाइप्स में हम पढ़ेंगे कि बल्कि मैन्योर्स क्या हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स क्या हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, मुझे पता है। तो बल्कि के अंदर ये 4 नाम तो सुने ही होंगे कि FYM, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर्स और साथ में वर्मी कंपोस्ट, और साथ में मतलब इनकी हर एक की हमें एक 1 by 1 अच्छे से स्टडीज करनी है। कंपोस्ट पढ़ेंगे तो कंपोस्टिंग के क्या अलग अलग मेथड्स हैं उन्हें भी पढ़ना जरूरी है, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स जो हैं उनकी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, उनमें क्या न्यूट्रिएंट कंटेंट है उन्हें जानना जरूरी है, क्या उनके एग्जांपल्स हैं उन्हें जानना जरूरी है। और उसके बाद हम बात करेंगे फिर फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं N, P और K के क्या अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं, सब पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी न्यूमेरिकल्स की, अलग अलग फर्टिलाइजर्स की क्या न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन्हें जानेंगे। और उसके बाद एप्लीकेशन मेथड्स क्या हैं फर्टिलाइजर्स की, किस रूप में अप्लाई किया जाता है। और एट द एंड हम ये भी जानेंगे कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। ओके, और ये सब पढ़ लेने के बाद एक दिन आएगा जब हम बायो फर्टिलाइजर्स को भी अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री, और साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये भी देना चाहूंगा कि पिछले वीडियोस में हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के लगभग 80 से भी ज्यादा टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हों, जो कि आप किसी भी एग्रीकल्चर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें अगर सॉइल साइंस मेंशन्ड है, तो हम रियली श्योर कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो आपने जरूर देखिएगा। उन वीडियोस के लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। चलिए फोकस करते हैं मैन्योर के ऊपर। मैन्योर का मतलब आप जानते हैं खाद, है ना। खाद जो वर्ड है ये भी याद रखना कि संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, ठीक है ना। खाद जो है संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, ये भी अलग कॉपी में नोट लगा के लिख लीजिए। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें कि मैन्योर होते क्या है, इसे डिफाइन किस तरह से किया जाता है। तो मैन्योर जो है वो एक तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो हम देखते हैं प्लांट्स या एनिमल्स में से। प्लांट, एनिमल या इवन ह्यूमन से भी हम कह सकते हैं, है ना। ह्यूमन भी एक तरह का एनिमल ही है मुझे तो लगता है, तो खैर हम देख सकते हैं एनिमल से भी बुरा है। खैर, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन, या हम कह रहे हैं जो एनिमल्स प्लांट के ओरिजिन से इनके रेजिड्यूज जो हैं, रेजिड्यूज जो बसे कुछ मटेरियल बनता है इनसे, तो उसके डीकम्पोजिशन से, है ना, जो इनका ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन होगा, या हम कह सकते हैं जो डिकम्पोजिशन होने के बाद जो चीज मिलती है उसे हम मैन्योर कह देते हैं। जिसकी क्या खास बात है? जिसकी खास बात है हैविंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल कंसंट्रेशन, जिसके अंदर ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स होंगे, क्योंकि जो भी चीज हम खा रहे हैं, भले ही वो प्लांट्स खा रहे हैं, तो फिर वो जब मरेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी होगा वो एज ए न्यूट्रिएंट काम आएगा। हमारे अंदर से कोई भी रेजिड्यू बाहर आ रहा है, या हम कह रहे हैं जो भी एनिमल रेजिड्यूज हैं, उन्होंने जो कुछ भी कंज्यूम किया है अपने एनर्जी के रूप में, उसके बाद बचा हुआ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उन्होंने छोड़ दिया, तो उसके अंदर भी, क्योंकि जो चीज़ खाई थी उसके फॉर्म में कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट के रूप में रह जाएगी। तो कहने का मतलब इतना समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो बचेगा उसे हम मैन्योर या उसे खाद कह देते हैं, जो के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है इसे याद रखना स्मॉल होता है। न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल होने की वजह से इसे हम लॉ एनालिसिस फर्टिलाइजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ एनालिसिस फर्टिलाइजर्स। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैन्योर को फर्टिलाइजर कह दिया, किस केस में? लॉ एनालिसिस नाम लगा के, लॉ एनालिसिस फर्टिलाइजर। अच्छा, वैसे लॉ एनालिसिस फर्टिलाइजर और हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर में कुछ फर्क होता है। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर हम तब कहते हैं फर्टिलाइजर्स को जब उनके अंदर N, P और K का जो कंसंट्रेशन है, N, P और K का जो समअप है, उनका जो परसेंटेज है, वो अगर परसेंटेज 25 से ज्यादा होता है, 25 से ज्यादा होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहते हैं, है ना। तो खैर अभी वो फर्टिलाइजर्स वाले टॉपिक के अंदर हम अच्छे से बात करेंगे, लेकिन मैं बस फोकस करना चाह रहा हूँ, आपको याद रहे ये बात कि लॉ एनालिसिस फर्टिलाइजर कहा है किसे? मैन्योर्स को। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स। मैन्योर्स 2 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि बल्कि वो हैं जिनको लार्ज क्वांटिटीज में डालना है लेकिन न्यूट्रिएंट उनमें कम है। कॉन्सेंट्रेटेड वो हैं जिनको स्मॉल क्वांटिटी में डालो, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज एज कम्पेयर टू बल्कि, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत कम डाल रहे हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू बल्कि इन्हें हम कह रहे हैं कम काम में लेना पड़ता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं ऑफकोर्स ज्यादा है। नाम में आ रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, तो आप जानते हैं, ठीक है। बल्कि जो है उसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि इस वीडियो का फोकस पॉइंट है। इतनी देर हो गई, फोकस पॉइंट शुरू क्यों नहीं हुआ? होने वाला है, बस थोड़ी देर में हम फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। कंपोस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, और इन सो ऑन, इन टॉपिक्स को भी कवर करना है।
एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो मैंने स्टार लगा के लिखी है वो याद रखनी है हमें कि मैन्योर्स विद लो न्यूट्रिएंट कंटेंट, हाँ भाई मैन्योर्स के अंदर लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है पर यूनिट क्वांटिटी, हैव लॉन्गर रेजिड्यू इफेक्ट। इसे याद रखना। लॉन्गर रेजिड्यू इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब भी हम इन मैन्योर्स को जब जमीन में डालेंगे, सॉइल के अंदर डालेंगे, तो ये लंबे समय तक, कई सालों तक हम देख सकते हैं सॉइल के अंदर रेजिड्यूज के रूप में पड़े रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि प्लांट एक साथ सारा इनका अपटेक कर लेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इनका कुछ अमाउंट जो है वो सॉइल के अंदर लंबे समय तक रेजिड्यू के फॉर्म में रहता है ना। बिसाइड इंप्रूविंग द सॉइल हेल्थ, और साथ में ये सॉइल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। अब सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करता है, इससे मतलब ये है कि सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी ये इंप्रूव करता है। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल फिजिक्स, कंप्लीट मैं सॉइल फिजिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ, तो उसी को याद करिए। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो एक तरह का ग्लू का काम करता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स जो निकलते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स के एग्रीगेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब उसको एग्रीगेट करते हैं तो सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो हम कह सकते हैं एक तरह से क्रम्बी होगी सॉइल। अच्छी सॉइल कौन सी मानी जाती है सबसे, कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट माना जाता है, आप जानते हैं क्रम्बी, है ना। तो कहने का मतलब वो बेटर होने लगेगा सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल टेक्सचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप जानते हैं। अच्छा, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन के रूप में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सॉइल टेक्सचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनिक मैटर का। बीडीपीडी यानी बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, इन पर ऑर्गेनिक मैटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और साथ में हम कह सकते हैं कि सॉइल कलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से जो भी आपको ध्यान आ रही हो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल टेम्परेचर भी याद आ गया, तो ये जो भी टॉपिक्स आपको याद आ रहे हो तो उनके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर का या मैन्योर का क्या फर्क पड़ सकता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि पता चले कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, ग्रिप हो रही है कि नहीं। ओके, तो इस तरह से मैन्योर की कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जान ली। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे किसके बारे में, FYM के बारे में। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं FYM के बारे में। फार्म यार्ड मैन्योर, नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है, डिकम्पोज मटेरियल ऑफ डंग। डिकम्पोज मटेरियल है ये किस किस का, तो हम देख रहे हैं डंग, यूरिन, लिटर। डंग जानते हैं गोबर, यूरिन भी जानते ही हैं, लिटर, लिटर का मतलब भी जानते हैं कि सूखी पत्तियां पेड़ पौधों की जो भी होते हैं, प्लांट रेजिड्यू सूखे से होंगे तो उसे लिटर कहते हैं। लिटर हो गया। लेफ्ट ओवर फॉडर, जो चारा छोड़ दिया कैटल्स वगैरह ने, जो दिया गया था, थोड़ा बहुत भूसा वगैरह बचा है तो वो भी सब मिक्स कर दिया जाए और उसका डिकम्पोजिशन करवा दें हम, तो उसे हम फार्म यार्ड मैन्योर कहेंगे। नाम बताता है फार्म यार्ड, जो फार्म के ऊपर चीजें मौजूद हों, फार्म के ऊपर जो अलग अलग एनिमल्स के रेजिड्यूज प्रेजेंट हैं, चाहे वहाँ पे प्लांट्स के अलग अलग रेजिड्यूज, फार्म पे जो कुछ भी है उसका क्या बना दो, मैन्योर बना दो, फार्म यार्ड का मैन्योर। ठीक है, तो इसके अंदर एवरेज न्यूट्रिएंट मैं ऐसे याद रखता था, आधा दो आधा, कि फार्म पे जाके क्या कहना है, आधा दो आधा। फार्म पे जाके क्या याद रखना है, आधा दो आधा। दो मतलब यहाँ कंप्लीट 2 नहीं है, मुझे याद रहता था कि भाई 0.5 है तो ये तो 0.2 ही है। आधा परसेंटेज का मतलब 0.5 तो याद रहता है ना, 0.5 आधा, है ना, दो आधा। तो इस तरह से मैंने कोई FYM के नाम पे एक छोटा सा न्यूमेरिक बना रखा था, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि आगे जो भी हम परसेंटेज याद करेंगे ना, अभी तो FYM है, उसके बाद हम वर्मी कंपोस्ट पे भी आएंगे और सो ऑन, बहुत सारी चीजों पे आएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो, तो इसलिए कुछ छोटी सी न्यूमेरिक दिमाग में रखेंगे। आधा दो आधा, ये हो गया आधा दो आधा। इसका मतलब तो समझते हैं ना, 0.5% का मतलब क्या है कि अगर मान लो 10,000 kg डाला है, 10,000 kg या मैं कहूँ 10 टन FYM अगर फील्ड पे डाला गया है, तो उसमें से 50 किलो जो है, मतलब उसमें नाइट्रोजन होगी, 50 किलो नाइट्रोजन होगी, उसमें 20 kg क्या होगी, फॉस्फोरस P2O5 के फॉर्म में होगा, और 50 kg ही क्या होगा, पोटेशियम होगा, है ना। इसका बात का मतलब आप समझते ही होंगे। अब देखिए ये भी जरूरी है, नीचे मैंने 30% लिखा है। 30% का मतलब ये है कि प्लांट को पहले साल में क्या अवेलेबल होगा। अगर आपने FYM बनाया, अच्छा मैंने यहाँ टाइम भी लिखा है, 4 से 6 मंथ, 4 से 6 मंथ लगते हैं FYM को बनने में। FYM को बनने में कैसे बनाते हैं हम, ये तो जान ही लिया था कि अलग अलग तरह की चीजें जो मिक्स करी हैं, है ना। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि जो लिटर होता है, सूखा जो होता है, उसे हम एनिमल्स के नीचे रखते हैं या एनिमल्स को उनके ऊपर बिठाते हैं एक कुछ दिन, कुछ टाइम के लिए, ताकि उसके अंदर उनसे जो यूरिन वगैरह है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। यूरिन जब उसमें लिटर में एब्जॉर्ब हो जाएगा तब उसे डंग के साथ मिक्स किया जाएगा, यानी गोबर के साथ मिलाएंगे, जो मटेरियल बनेगा उसको ट्रेंचेस में डाल देंगे। ट्रेंचेस मतलब समझते हैं, ट्रेंचेस बनाते हैं, उन ट्रेंचेस में रखा जाएगा। ट्रेंचेस की लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी याद रख सकते हैं। लेंथ होती है 6 मीटर, ब्रेथ होती है 2 मीटर, हाइट होती है 1 मीटर। फिक्स नहीं है, देखो कभी 3 से 4 कैटल्स हैं, 3 से 4 कैटल के लिए ये क्राइटेरिया बोला जाता है, लेकिन ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, मैं जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि 3
सॉरी 6, 2 और 1 यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट के ऊपर डाला। कुछ पर्टिकुलर हाइट तक लगभग आधे मीटर तक 0.5 तक इन्हें भर दिया जाता है इस मटेरियल के साथ। फिर इसके ऊपर हम लेयर बनाते हैं, एक उस तरह का प्लास्टरिंग कर देते हैं, उसके ऊपर ढक देते हैं उसे, किससे, मड यानी कीचड़ के साथ उसे ढक दिया जाएगा। ढकने के 4 से 6 महीने बाद वो चीज़ किस में बदल जाएगी, FIM बदल जाएगी और उसको काम में ले सकते हैं, है ना। तो FIM वैसे बनाया जाता है, वो भी प्रोसेस हल्का सा दिमाग में होना चाहिए। अब वो जो बनाया आपने 4 से 6 महीने बाद और उसे सॉविंग से 1 मंथ पहले डालना रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सॉविंग करें उससे 1 मंथ पहले ही हमें फील्ड में डालना रहता है। ऐसे तो फील्ड में हम इसे डाल रहे हैं तो याद रखते हैं कि उसमें से कितना % प्लांट को अवेलेबल होगा, ओनली 30% नाइट्रोजन ही अवेलेबल होगा फर्स्ट ईयर में, पहले साल में उसकी। क्योंकि अभी बात करें थी लॉन्गर रेजिड्यू रहते हैं, लंबे समय तक रहेंगे जमीन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा वैसे पोटेशियम जो है वो 60 से 70% अवेलेबल होता है, ये 75% तक अवेलेबल हो जाता है पोटेशियम। तो याद रखना कि अगले आने वाले सालों के अंदर जो बाकी बचा हुआ मटेरियल 30 तो हो गया, 70% नहीं हुआ अवेलेबल, तो वो आगे आने वाले सालों में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली अवेलेबल हो जाते हैं किसको, प्लांट को, लेकिन वक्त लगता है थोड़ा। खैर, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट जो जरूर याद रखनी है, FIM इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर बाय द फार्मर्स ऑफ इंडिया। इंडियन फार्मर्स सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा काम में ले रहे हैं, तो FIM ही काम में ले रहे हैं। ये बात आपको पता है, मुझे भी मालूम है, आप जानते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो कंफ्यूजन ना हो, तो क्रिस्टल क्लियर बात लिख भी दी तो याद भी रहेगा। क्वेश्चन एक आया है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ FIM। FIM की क्वांटिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो वो फैक्टर अफेक्ट करेंगे जो कि जिससे ये बना है, डंग, गोबर या जो भी एक्सक्रीटा हम ला रहे हैं। किसका एक्सक्रीटा ला रहे हैं, एक चार्ट मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि वो बता रहा है आपको कि कैटल से आपने एक्सक्रीटा लिया है, पोल्ट्री से लिया है, कहां से लिया है, तो जैसा एक्सक्रीटा वैसा FIM, है ना, कि भाई अच्छा एक्सक्रीटा है। अब मतलब एक्सक्रीटा भी डिपेंड कर रहा है एनिमल पे, एनिमल हट्टा कट्टा यंग है तो उसका हम देख रहे हैं एक्सक्रीटा भी अच्छा होगा। अगर बीमार सा है, बूढ़ा सा है, तो उसका एक्सक्रीटा भी अच्छा नहीं होगा। वर्किंग है, मतलब हम कह सकते हैं कि मल्चिंग वाला है, जैसे कि मिल्क वाला कैटल है, मिल्किंग वाली कैटल्स हैं, या फिर हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वर्किंग वाले हैं, तो उनके एक्सक्रीटा में फर्क आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको खुद पता होने चाहिए, है ना। तो मैंने बस आइडिया देने के लिए लिखा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो सकता है ना क्वेश्चन आए, लेकिन ये जनरल नॉलेज है, ये पता होना चाहिए हमें। तो इस पर बस फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी पता हो कि लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम FIM, कि FIM से न्यूट्रिएंट लॉस्ट हो जाते हैं। किस किस फॉर्म में लॉस्ट होते हैं, 2 मेन तरीके याद होते हैं, पहला लीचिंग, दूसरा वॉल्टाइजेशन। पहला लीचिंग, दूसरा वॉलिटाइलाइजेशन। तो ये जो होता है लीचिंग मतलब बारिश वगैरह हो तो रेन के साथ जो भी सॉल्युबल फॉर्म होंगी न्यूट्रिएंट की वो निकल जाएंगी, तो वो लीचिंग है। वॉलिटाइलाइजेशन, अमोनिया जो है गैसियस फॉर्म में निकलने लगेगा, जो कि डिपेंडेंट करता है टेम्परेचर वगैरह पे। तो कहने का मतलब ये हुआ FIM पे डिपेंडेंट है। एट द एंड जो इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव, ये जो लॉसेस हैं उनको कम करने के लिए, FIM की लॉसेस को कम करने के लिए हम 2 तरह के प्रिजर्वेटिव काम में लेते हैं, पहला जिप्सम और दूसरा SSP। काम किस तरह से करते हैं ये तो सेम है दोनों का, जिप्सम और SSP दोनों 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों एक जैसे रूप में काम करते हैं। इनके अंदर जो कैल्शियम है, जिप्सम में CaSO4 और 2H2O, यानी कैल्शियम जो है वो अमोनियम कार्बोनेट जो होता है, जो कि हमारे इन यूरिन वगैरह से जो आया है उनके साथ रिएक्ट करेगा और साथ में उसको अमोनियम सल्फेट के अंदर बदलेगा, एक सॉल्युबल फॉर्म। जब तक FIM में नमी है तब तक उसको पकड़े रखेगा, उसका वॉलेटिलाइजेशन नहीं होने देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ प्रिजर्वेटिव जो उसको नाइट्रोजन लॉस को कम कर सकता है वो कौन से हैं, जिप्सम और SSP। इनकी रिएक्शंस मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पर आ रही होंगी तो आप उसे नोट कर लेना, ओके। तो इस तरह से हमने जड़ी इंपॉर्टेंट बातें तो जान ली हैं। कुछ प्रॉमिस किया था मैंने कि कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे MCQ रूप में। क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके हवाले हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको देने के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट होंगे मैं कोशिश करूंगा उसे मैं पिन कर दूंगा, तो बाकी लोगों को भी उसके आंसर पता चल सकेंगे, ओके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया है उसकी PDF फॉर्मेट में कोशिश कराऊंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और साथ में इस तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज से।